तो रहा हूँ। पहले तुम बताओ कितने एम्स से, पहले बताओ। दरभंगा में जाके प्रधानमंत्री बोले कि एम्स चालू हो गया, एम्स का एक ईंटा भी नहीं गिरा। पूर्णिया में जाके कहा कि एयरपोर्ट चालू हो गया, इनसे पूछिए, सारे जवाब ये देंगे क्या? ये कह रहे हैं ना, आप बोलिए। इनसे पूछिए पहले कितने एम्स थे और पहले कितने जन औषधि केंद्र थे, बताइए। हमारे बताइए। हमने सुना जन औषधि केंद्र में नेता कितनी झाड़िए कितने थे? अरे क्यों क्या कर रहे हैं? बताइए ना, बताइए। आंकड़े नहीं थे मैडम। मैडम आइसक्रीम पिघल चुकी है, ये चाटना बंद नहीं किया उन्होंने अभी तक चाटे जा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये चाटना बंद नहीं करेंगे, वो आइसक्रीम पिघल के खत्म हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ, ये लोग यहाँ एजेंडा सेट करने के लिए आते हैं, आंकड़ों पे बात नहीं करते। मैंने इनसे आंकड़ों की बात करी, कुछ नहीं पता कितने औषधि केंद्र बने थे, कितने एम्स बने थे, कितनी सड़क बनी थी, कुछ नहीं पता। रटी बातें करते। चौथे नंबर की महिला थी कौन? सोनिया गांधी, जिस त्याग की देवी कहते। क्या नेपाल उस समय में जब $1 55 रुपया के बराबर थे, लेकिन आज $1 83 रुपया, 83.14 रुपया के बराबर। सुन लो, एक मिनट। $2600 पर व्यक्ति पर साल का इनकम है। उनको हम जब 83 से मल्टीप्लाई किए हैं तो वो 2.5 लाख या 2.25 लाख आया। बोलने दीजिए सर। एक आदमी का 2.5 लाख साल में इनकम हुआ। अगर 2.5 लाख में अगर 12 से अगर भाग दोगी तो 17,000 रुपया महीना आता है। 17,000 रुपया महीना। 17,000 में अगर 30 दिन से भाग दोगी तो 500 रुपया महीना। उसमें भी सुन लो मेरी बात, 40% लोगों का इनकम है, 60% लोगों का जो इनकम है 150-200 रुपया पर डे का है। कुछ लोगों का तो 40 रुपया 50 रुपया है। और सवाल, अब चाइना की बात बता देता हूँ। चाइना का अब सुनिए। अरे सुनिए भैया, एक मिनट। अरे भैया, ये तो गणित के आर्यभट्ट बढ़ गए। मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, जब कांग्रेस थी तो पूरी दुनिया में सबसे चौथे नंबर पे अमीर औरत कौन थी? सोनिया गांधी। और आज चौथे नंबर पे कौन है? पूरा भारत है। तो इतना से गणित समझ में नहीं आया? अब तो मुझे बताओ। अब इनसे मैं पूछता हूँ, ये मुझे बता दे कि पहले जन औषधि केंद्र कितने थे, बताइए। जन औषधि केंद्र कितने थे? बताओ। जन औषधि केंद्र कितने हैं? बताओ ना, कितने थे? कैसे पता चलेगा? रट्टा तो किसी और चीज का लगा के आए हैं। रट्टा की बात सुनो, रट्टा तो किसी और चीज का लगाया था घर पे। अरे वही तो बोले। 20 से 25 साल का नौजवान अगर 44% ना, जो सवाल पूछा है इनसे पूछो। आंकड़े इनके पास है नहीं। मुझे बताओ चंद। अरे बता तो रहा हूँ। पहले तुम बताओ कितने एम्स से, पहले बताओ। दरभंगा में जाके प्रधानमंत्री बोले कि एम्स चालू हो गया, एम्स का एक ईंटा भी नहीं गिरा। पूर्णिया में जाके कहा कि एयरपोर्ट चालू हो गया। इनसे पूछिए, सारे जवाब ये देंगे क्या? ये कह रहे हैं ना, आप बोलिए। इनसे पूछिए पहले कितने एम्स थे और पहले कितने जन औषधि केंद्र थे, बताइए। बताइए। हमने सुना जन औषधि केंद्र में नेता कितनी झाड़िए कितने थे? अरे क्यों क्या कर रहे हैं? बताइए ना, बताइए। आंकड़े नहीं थे। कोई बात नहीं। पहले कितनी किलोमीटर हाईवे तैयार थे, वो बता दीजिए। पहले कितना मीटर? सुनो एक मिनट, पहले बता देता हूँ। श्रीनगर से लेकर के कितने किलोमीटर थे, बताओ। कन्याकुमारी तक NH आज बना है कि पहले बन के तैयार है। और सुनिए, गुजरात से गांधीनगर से लेकर के आसाम में सुनिए पहले। अरे रुको बस बहुत हो गया तुम्हारा। रुक जाओ। अरे सुनो भैया, एक मिनट सुनिए। इन निकम्मों निठल्लों से सिर्फ 9,000 किलोमीटर हाईवे बने 70 साल में। और मोदी जी ने पता कितने बना दिए? 1,25,000 किलोमीटर हाईवे सिर्फ 7 साल के अंदर। कैसे बना दिए? अब जरा इन भाई साहब से पूछो। आंकड़े तो है नहीं, पढ़ लिख के कुछ आए नहीं कि मोदी जी ने क्या काम किया 70 साल से। ये पप्पू गांधी की पार्टी ने क्या किया? अब इनसे पूछिए कि 70 साल लगे तुम्हें बिजली पहुंचाने में, क्यों भाई? बताइए। क्या कहे सर? बिजली पहुंचाने में 70 साल क्यों लगे तुम्हें? एक बात सुन लीजिए। अरे जवाब दो, या मुझे क्या पूछ रहे हो? अपने लेक्चर में झाड़ो। ये लेक्चर झाड़ेगा आदमी, इसे कुछ नहीं पता। नाश में आंकड़े हैं। इनके पिताजी के सपने में भोले शंकर आते थे, ठीक है। ये कहते मेरे सपने में राम जी आ रहे हैं। इनके सपने में अय्याशी आती है, गुंडागर्दी आती है। मैडम कुछ नहीं आती है। मुझे आप इसका क्या कहते हैं एग्जैक्ट एड्रेस दो, किसका? तेज प्रताप का। कुछ डायपर भेजने हैं इसको मुझे, क्योंकि जो बातें लीक करता है ना अपने पिछवाड़े से, इसको कोई ज्ञान नहीं है। मैडम आपको बता रहा हूँ, ये यूट्यूबर है, ठीक है ना। यूट्यूबर वाली बातें करता है। कुछ समय पहले चिल्ला रहा था इंटरनेट के ऊपर कि मेरे पिता को चारा चोर बोलते। और क्या बोले तेरे बाप को? चारा चोरी तो है, और क्या बोलेंगे उसको? चारा चोरी है तेरा बाप, और तुम गुंडा पार्टी हो। चुनावों का ढोंग बताया जा रहा है, जैसे कि राम मंदिर को जो है इलेक्शंस की वजह से जो है 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी। ये चुनावों का ढोंग है। एक मिनट, ये चुनावों का ढोंग है मैडम। तो वक्फ बोर्ड क्या है? बताइए। और ये चुनावों का ढोंग है तो कश्मीर में जो हत्याकांड हुए वो क्या है? आप मुझे बताइए। अगर ये ढोंग है, एक चीज बताइए मैडम। ये कहते हैं कि हमने उसका ताला खुलवाया,
राम मंदिर ताला खुलवाया पूरा, उसे कभी मंदिर बना के नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर लेके आए, कंप्यूटर नहीं फैलाए। इन्होंने कहा कि हम 1 रुपये भेजते थे, वो 1 रुपये भी पब्लिक में जाती नहीं थे। ये सोनिया गांधी को लेकर, लेकिन बहू नहीं बना पाया उसको। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। 28 साल में, ये 70 साल में 28 दलों ने सिर्फ इस देश को लूटा है, और हिंदू मुसलमान किया और कुछ नहीं किया। क्या किया इन्होंने अभी बिहार के अंदर? मुसलमानों को छुट्टियां दे दी, हिंदुओं की छुट्टियां काट के एक तरफा बातें करते हैं। एक फोटो मेरी बात, ठीक है, वो छुट्टियां वो सरकार की रणनीति है। सुनिए, सरकार को जो समझ 10 लाख रुपए का लोन दिया, छुट्टी कम करेगा, दूसरे के लिए छुट्टी ज्यादा करेगा। सरकार की समझ में जो आई वो सरकार ने किया। नीतीश के ऊपर बोलो, हम लोग सनातन है, हम लोग की छुट्टी कम क्यों किया? दूसरे मजा को छुट्टी बेसिक क्यों किया? बोलो ना एक बार तुम। सरकार की नहीं सरकार को जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम बोलो ना, मैं भी बोल रहा हूँ। राजधर्म, उन्होंने कहा राजधर्म के हिसाब से जो हुआ उन्होंने किया, इसमें क्या बात है? नीतीश कुमार राम के पालन करता है। मैडम आइसक्रीम पिघल चुकी है, ये चाटना बंद नहीं किया इन्होंने अभी तक चाटे जा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये चाटना बंद नहीं करेंगे, वो आइसक्रीम पिघल के खत्म हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ, ये लोग यहाँ एजेंडा सेट करने के लिए आते हैं, आंकड़ों पे बात नहीं करते। मैंने इनसे आंकड़ों पे बात करी, कुछ नहीं पता कितने हॉस्पिटल बने थे, कितने एम्स बने थे, कितनी सड़क बनी थी, कुछ नहीं पता। रटी बातें करते। चौथे नंबर की महिला थी कौन? सोनिया गांधी, जिस त्याग की देवी कहते। क्या त्याग किया उसने? चौथे नंबर के पूरे दुनिया के अंदर हम लोग बन चुके हैं। किसने बनाया? मोदी नहीं। आएगा तो मोदी, तुम कितना चिल्ला लो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े सनातनी खड़े हैं, और अब आने वाले समय के अंदर किसी भी कीमत पे जिहादी पार्टी, सब जिहादी लोगों को सपोर्ट करने वाली पार्टी किसी भी कीमत पे नहीं आएगी। सर, राम मंदिर को इतना क्यों ज्यादा राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, विरोध नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इसको चुनाव से क्यों कनेक्ट? बजट से राम मंदिर नहीं बन रहा है, ठीक है। समाज के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने चंदा दिया, राम मंदिर बन रहा है, समझ गया कि नहीं? सबों ने नहीं, सब दिया, सब मिलके बना रहे हैं मंदिर। लेकिन मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं मंदिर बनाने का, सुप्रीम कोर्ट के फैसला दिया। ऐसा है, प्रभु जब जाको दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर लेई, ठीक है ना? तो यही कहानी है। इनकी मति जो है हर ली गई है, इनको नहीं पता लग रहा ये क्या बोल रहे हैं। सुनो, आपके हाथ में माइक क्यों है? क्योंकि यू हैव क्वालिटी, कैपेबिलिटी। तो जो कुछ हो रहा है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से काम हो रहा है, ये नहीं है आंख बंद करके आप चल रहे हैं और आपको कुछ दिखाई दे नहीं रहा। 22 जनवरी जो है 2024 में चुनाव भी है, चुनाव में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसको इलेक्शन से साफ साफ कनेक्ट किया जा रहा है विपक्ष। बिल्कुल नहीं जोड़ना है भाई, चुनाव एक प्रोसेस है जो अपने टाइम में ड्यू है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, वो अपने टाइम में तैयार हुआ, मंदिर तैयार हुआ, बन गया। उसमें क्या हुआ? बहुत अच्छा है। लगातार इसको जोड़ रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं। मतिहीन जो होते हैं ना, वो ऐसे ही जोड़ते हैं। अगर वो सीधे सीधे रास्ते चलें तो इतना शोर, इतना शराबा न मचे। कोई जनता को इससे कोई वो नहीं है, जनता को खुश है, राम मंदिर बन रहा है, कोई इलेक्शन से नहीं जोड़ रहा, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन जोड़े इलेक्शन से? जो विपक्ष में है, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट नहीं डाल रही, वो तो खुश है राम मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर का पूर्ण रूप निर्माण हो जाता, पूरा एकदम भाव से एकदम उनका प्राण प्रतिष्ठा करते, इस चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जनता तो विरोध करेगा ही नहीं। देखो जी, हमने बनाया, हम लोगों को बता रहे भी हमने राम मंदिर बना दिया, अब हमें वोट दो, इसलिए हम कह रहे हैं जल्दी बनवा रहे हैं, इसलिए जल्दी हो रहा है। भी 2024 में हमें फायदा भी होगा। ऐसा कोई है? हमारी अगर पार्टी ना बने, तुम लोग तो कांग्रेस से दोबारा आ जाओगे, फिर तुम वो रोक दोगे वहाँ पर जाके 24 में। मेरा एक जवाब, इसीलिए हम 24 से पहले ही राम जी भी वहाँ पर आ जाएंगे, 24 से इलेक्शन से पहले आएंगे, पहले ही इस वजह से आएंगे। देखिए मैडम, हमारी सरकार तो हमें ये पता कैसे आदमी है भैया, एक मिनट भैया, ये वैसे व्यक्ति हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को देख रहा है और लड़की उसे देख रही है, अरे कितना बदतमीज आदमी बार बार घूर रहा है, तो ये अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ मुझे पसंद कर रही है। यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि राम मंदिर के चक्कर पे मोदी जी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वही है, मैं बता रहा हूँ। और ऐसे लोग हो सकते हैं जो मस्जिद में के बाहर जाके लड़कियां छेड़ सकते हैं, लेकिन हमारे राम मंदिर में ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी ने ये बोला था ना, तो इनको क्यों बुलाए? और फिर सुनिए, देखिए कांग्रेस के अंदर ना तो प्राण बचे, ना उनकी कोई प्रतिष्ठा है, तो उनको वो कैसे आएंगे? वो आ ही नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे, और इसलिए नहीं आ रहे कि विशेष धर्म वालों को बुरा ले जाएगा, ये राम मंदिर में चले गए। तो सर, विरोध किसका हो रहा है? राम जी का हो रहा है, मोदी का विरोध हो रहा है, किसका विरोध? ये इनको पता ही नहीं है। ये पता है विरोध किसकी कर रहे हैं? ये इन्हें पता है गजवा हिंदियों पर आप
बस यही है, गजवाइन नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम है। छोटा सा सवाल ये है, भाई साहब से पूछें कि ये अयोध्या कितनी बार गए और कितने साल पहले गए? कितनी बार गए सर आप अयोध्या? सर अयोध्या में पूरे देश की आस्था है। भगवान राम को कौन नहीं पूछे? मैं पूछता हूँ। कितने अयोध्या नहीं गए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, गए सर एक नहीं गए, लेकिन भगवान राम को मैं पूछता हूँ, मैं मानता हूँ। अच्छा, किसको जरूरत है बताने की? क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कह रहा कि मैं भगवान राम को पूछता हूँ। पर वो नहीं गए अयोध्या एक भी बार, मथुरा भी नहीं गया, इधर गए हैं। वो एक भी बार अयोध्या का सिंपल सा सर, आप अयोध्या कितनी बार गए? मैं नहीं गया अयोध्या, मैं नहीं गया। मैं क्यों मखान करूं इस बात का? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसका आपको विरोध नहीं करना आप उसका विरोध कर रहे हो। ये बात है। जी सर। अब सुनिए एक सेकंड, भाई साहब कह रहे थे कि जो अरे राम प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम मंदिर का, हाँ वो आधा अधूरा हो रहा है। अब या तो ये सनातनी होंगे नहीं, या तो ढोंगी सनातनी है, क्योंकि जब हमारे यहाँ मंदिर तैयार होता है ना, वो किसी का घर तैयार नहीं हो रहा है, भगवान का एक मंदिर बन रहा है। जैसे ही गर्भगृह तैयार होता है ना, तो वहाँ पर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही, 22 तारीख को क्यों की जा रही मैं बता देता हूँ। 12:29 से 12:30 में एक अभिजीत मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में श्री राम जी पैदा हुए थे, इसीलिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। अब ऐसे चिरकुट ये क्या है, इनका बयान क्या है? ऐसे बयान इसलिए दे रहे क्योंकि इनको ये है, क्योंकि ऐसे पार्टियों को समर्थन करने जिन्होंने हमेशा से बोला कि राम काल्पनिक है, जिनके बाप दादाओं ने गोली चलाई, अब उनके वंशज बन के ये सड़क पे घूम रहे कि मोदी जी क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब पूजा पद्धति होती है तो उस समय पे मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, पर हवन में जोड़ा बैठता है। तो इस बार जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष है ARN सिंह, वरिष्ठ पद्मश्री ARN सिंह, उनकी वाइफ और वो साथ में यज्ञ करेंगे। और यही जब भूमि पूजन हुआ था तो उस समय अशोक सिंघल जी के भतीजे बैठे थे और उनकी वाइफ बैठी थी। तो मोदी जी सनातन को पूरा लेके चले और पूरा फॉलो कर रहे, पर ऐसे चिरकुट और चरचुंदर विधि विधान से हो रही है, फिर ये राम मंदिर आधा अधूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। हर चीज में जो लेकिन लग जाता है तो विवादित हो जाता है। सर लेकिन तो आप लगाते हो, आप राक्षस हो ना। मैं बताता हूँ, सुनिए। अब ऐसे पहले क्या होता था कि त्रेता युग में जब यज्ञ होता था तो राक्षस विघन डालने जाते थे। अब राम की महिमा इतनी हो गई कि त्रेता युग, अब कलयुग में यज्ञ हो रहा है, ऐसे राक्षस पर विघन डालने नहीं जा रहे, ये बस लेकिन लगाने आए बैठे हुए। कोई विघन नहीं डाल रहा है।